महाविद्यालयों को स्वायत्तता देने की बात की गई है। तो सर, महाविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए किन किन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होगी? प्रोफेसर त्रिपाठी सर। जी, आज की परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, यशस्वी कुलपति हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल, जो मेरी बहुत बड़ी शुभेच्छु हैं और बहुत सारे अकादमिक कार्यों में सहयोगी भी, समर्थक भी और कुछ हद तक निर्देशक भी हैं। दूसरे मेरे प्रिय भाई और मित्र प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, जो मेरे लिए यशवर्धक हैं और शुभकारक भी हैं। भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद के कर्णधार और प्राणाधार भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम से जोड़ा मुझे, वैसे मेरे परम प्रिय भाई प्रोफेसर MM सेमवाल जी, राजनीति विज्ञान में जिनकी बहुत पहुंच भी है और विभिन्न विधाओं में पारंगत भी हैं, और इसमें प्रतिभाग कर रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर सूद जी, प्रोफेसर SS रावत जी और प्रोफेसर सीमा धवन जी, जो आप संचालन कर रही हैं, अन्य सभी जो इस डिजिटल मंच पर हम सभी से संबद्ध हैं। पहले तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और बधाई भी इस विश्वविद्यालय को कि कल ही पर चर्चा हुई थी उच्च शिक्षा नीति के संदर्भ में कि इसे सब जगह पहुंचाना है, इसके गूढ़ तत्वों को, मर्म को और धर्म को भी लक्ष्य के साथ ही। तो इसकी शुरुआत आप ही के विश्वविद्यालय से हो रही है, तो इसके लिए बहुत बधाई। और आरंभ में बहुत अच्छी योजना शिक्षा नीति की जो भी है उसके बारे में विचार रखने के लिए प्रोफेसर सेमवाल, और जब मैडम अन्नपूर्णा जी बोलती हैं तो कहना ही क्या होता है, विषय को बिल्कुल समन्वित रूप में प्रस्तुत कर देने की क्षमता रखती हैं। तो विषय के बारे में और शिक्षा नीति के बारे में तो अब चर्चा नहीं करनी, आपके जो प्रश्न है उस पर थोड़ी चर्चा जरूर करनी है। उसमें एक बिंदु है कि महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। किसी भी संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कुछ आधार स्तंभ होते हैं। पहला आधार स्तंभ होता है कि उसकी इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस कैसी है अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आधारभूत संरचना। इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो केवल भवन ही मायने नहीं रखता, भवन की सुविधाएं कैसी हैं। और आज के संदर्भों में हम बहुत कुछ ऑनलाइन मोड में अध्ययन अध्यापन की विधा में आ गए हैं, इसलिए वर्चुअल क्लासरूम की क्या स्थिति है, स्मार्ट क्लासेज कैसे हैं। फिर जब भी नैक का मूल्यांकन होता है तो हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कलेक्ट करते हैं, और अध्ययन अध्यापन की सुविधाओं के साथ ही उसमें विद्यार्थियों की कैसी भागीदारी है, जो कर्मचारीगण हैं उनकी कैसी रुचियां हैं, जो शिक्षक संघ है उसकी क्या मान्यताएं हैं, और उस महाविद्यालय में अध्ययन के जितने पैरामीटर्स हैं उसे किस तरह से पालन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के और विशेषकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स और गार्जियंस, इनका आपस में किस प्रकार कोहेरेंस है, यह सब मिलता है तो इसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, कि उस स्तर पर महाविद्यालय की तैयारी कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है और सुविधाएं कैसी हैं। दूसरा आधार होता है फैकल्टी रेडीनेस, कि जो वहाँ टीचर्स हैं वो किस तरह से तैयार हैं इस शिक्षा नीति को लेकर के विद्यार्थियों तक पहुँचने में, और जो अपेक्षाएं हैं समाज की, सर्वोपरि राष्ट्र की, उसे पूरा करने में उनकी सामर्थ्य कैसी है, और आजकल ICT मोड से वह कितना यूज टू हैं, उसके संचालन में, उसके उपयोग में, उसके माध्यम से नूतन जानकारियां लेने में, नूतन दिशा निर्देश लेने में वो कितना सक्षम हैं, और उन्हें सक्षम बनाने के लिए उस संस्था में किस प्रकार की व्यवस्था है, कितने कंप्यूटर लैब्स हैं और उनका संचालन किस तरह से हो रहा है। प्रिंसिपल को ही या जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को कोई मैसेज भेजना हुआ तो ऑनलाइन मोड पर कैसे सूचना जा रही है, और उस सूचना को कितना जल्दी वह कलेक्ट कर रहे हैं और रिस्पांस कर रहे हैं। तो उनका रिस्पांसिवनेस भी और अलर्टनेस, यह दो उनके रेडीनेस का कारण होता है। तो यह देखना होता है कि वो जितने दक्ष शिक्षक हैं उनकी योग्यता कैसी है, योग्यता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, कितने पेपर्स उनके द्वारा लिखे जा रहे हैं,
इसे कहते हैं फैकल्टी रेडीनेस। एक आधार यह होता है। तीसरा आधार होता है स्टूडेंट रेडीनेस, कि वहाँ के स्टूडेंट्स कितने अटेंटिव हैं और किस प्रकार के एकेडमिक प्रोग्राम्स उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो रहे हैं, बच्चों की भागीदारी कैसी है, सेमिनार, सिंपोजिया, एकेडमिक डिस्कशंस होते हैं, उसमें बच्चे किस तरह से भाग ले रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चे किस तरह से भाग ले रहे हैं, एनएसएस है, एनसीसी है, गेम्स है, प्लस कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उसमें उनकी भागीदारी कैसी है। कारण कि मिशन होता है हमें भविष्य के लिए लीडर तैयार करना। लीडर मतलब राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंचने वाला ही नहीं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, कला कौशल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पहुंचने के लिए हम उन्हें किस तरह तैयार कर रहे हैं, और तैयार होने के लिए बच्चों के पास मिशन क्या है, उनका पैशन कैसा है। तो मिशन और पैशन के आधार पर हम स्टूडेंट रेडीनेस देखते हैं और कितना अटेंटिव हैं यह विचार करते हैं, तो फिर स्वायत्तता की बात आगे बढ़ती है। और इस सब के लिए लाइब्रेरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उस महाविद्यालय में लाइब्रेरी किस स्तर की है, उसके पास किस प्रकार की पुस्तकें हैं, पुरातन पुस्तकें कैसी हैं, रेफरेंस बुक्स, आज के दौर की पुस्तकें कितनी हैं, भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए क्या सामग्री उस लाइब्रेरी में है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। लाइब्रेरी अपडेट होनी चाहिए, अप टू मार्क होनी चाहिए। केवल किताब रख देने से लाइब्रेरी अप टू डेट नहीं हो जाती, अपडेट नहीं हो जाती, अप टू मार्क नहीं हो जाती। उसमें विद्यार्थियों की पहुंच कैसी है, विद्यार्थी कितना समय अपना बिताते हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी रुचि कैसी है लाइब्रेरी में, कितनी देर तक बैठते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, यह सब उस लाइब्रेरी की उपादेयता को सिद्ध करती है। आजकल लाइब्रेरी को हम जो डिजिटल लाइब्रेरी है उससे भी कनेक्ट करते हैं और इससे पूरी दुनिया में ज्ञान के जितने स्रोत हैं हम वहाँ तक अपनी पहुँच बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो एक महाविद्यालय तैयार होता है ऑटोनॉमी होने के लिए। विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी के लिए क्वालिटी रिसर्च बहुत आवश्यक होता है। जिन महाविद्यालयों में केवल हायर एजुकेशन की व्यवस्था है तो हायर एजुकेशन में क्वालिटी किस प्रकार की है, वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके प्लेसमेंट के लिए क्या सुविधाएं हैं, जो जेंडर सेंसिटिविटी, जहाँ लैंगिक संवेदनशीलता है, इसके लिए क्या विधान है, इन्वायरमेंट को लेकर के उस महाविद्यालय की क्या तैयारी है, क्या रुचियां हैं या क्या समायोजन है उसकी व्यवस्था में, यह देखना होता है। अर्थात महाविद्यालय संपूर्ण परिवेश को लेकर चलता है, समाज की जो अपेक्षाएं हैं उसे लेकर के चलता है और स्वयं के संसाधन किस प्रकार से तैयार करता है। जो सरकार द्वारा बजट दिया जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, स्वयं वो क्या कर सकता है, यह सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो उसकी ऑटोनॉमी के लिए फिर अपेक्षा होती है, तैयारी होती है, मांग होती है और उसे मिल भी जाती है। ये आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं महाविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए और इन क्षेत्रों में कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। धन्यवाद सर, आपने रेडीनेस की बात की, तैयारी की बात की है, बहुत अच्छी बात। मैं अगला प्रश्न हमारा सुमित सर से है और सर आपका थोड़ा मैं ध्यान चाहूंगी कि सरकार महाविद्यालय को स्वायत्त बनाने में कैसे फोकस किया गया है कि उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि विश्वविद्यालय को क्या क्या कदम, कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता होगी? देखिए, अभी जो GER है ये लगभग 26.3% है। नई शिक्षा नीति में 2035 तक इसे बढ़ाकर 50% करना है, ये इसका ध्येय है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें तो अभी आ गई हैं। मल्टीपल चॉइस बच्चों के पास आ गया है कि विषय चयन की स्वतंत्रता होगी। पहले बहुत सारे विद्यार्थी नहीं आते थे कि उन्हें जो विषय चाहिए था, जो कॉम्बिनेशन चाहिए था, वह नहीं मिलता था। तो इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट भी कारगर है और दूसरा जो मल्टीपल चॉइस है विद्यार्थियों को कि फिजिक्स का विद्यार्थी म्यूजिक पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी केमिस्ट्री पढ़ सकता है, मैथ्स भी पढ़ सकता है। तो ये जो जितने ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स फ्रेंडली कॉम्बिनेशन हो गया जो सिलेबस है, तो उनके हिसाब से अब तो ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई। भारत सरकार ने कुछ योजना भी बना रखी है, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया,
कि जो मानक, अभी बहुत अच्छी बात संजीव जी कर रहे थे कि हम मानक तय करें परिवेश और परिस्थिति के हिसाब से, कि हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही। बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ क्या है इसका आशय आज तक कहीं परिभाषित नहीं है, लेकिन दूर के ढोल सुहाने हैं, हमारे विद्यार्थी जाते हैं और उनके जाने से जो मनी और माइंड दोनों का उस देश के लिए उपयोग होता है जो हमारे देश के लिए हो सकता, प्रतिभा और पैसा का। तो ये जो दो योजनाएं आई हैं, स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया, इससे भी यह GER बढ़ना है। फिर GER बढ़ता है तब जब बच्चों की क्यूरियासिटी बढ़ जाए शिक्षा के प्रति। अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको लगता है कि हम ग्रेजुएशन करके हमारा भविष्य क्या होगा, तो अपने भविष्य के प्रति अनिश्चित रहने से ये GER हमारा बढ़ नहीं रहा। अब जो नई शिक्षा नीति है इसमें भविष्य के प्रति पूर्ण आश्वस्ति है कि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, रीस्किल होगा, अप स्किल होगा, तो इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा विकास होगा। फिर क्रिएटिविटी का विधान होना चाहिए कि विद्यार्थी आता है, जरूरी नहीं कि वह जो विषय लेके पढ़ रहा है उसमें एक्सीलेंट हो जाए, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं विश्वविद्यालयों में। किसी भी क्षेत्र में विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। तो इन चीज़ों के हो जाने से अब यह बढ़ेगा, क्योंकि यह सर्वसमावेशी है। पहले यह जो हमारे यहाँ का मेजर लाट है, जो बहुत बड़ी संख्या है इस देश की, जिसे हम कहते हैं जहाँ श्रम की बहुत ज़्यादा महत्ता है, अभी उच्च संस्थानों की पहुँच नहीं थी। इस नए माध्यम से अब उच्च संस्थानों की पहुँच हो जाएगी। एक तो डिजिटल मोड से भी पहुँचने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, इस पर चर्चा भी हो रही थी कैसे हम पहुँचे, क्योंकि इसके लिए परिकल्पना अच्छी होनी चाहिए, प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, विस्तार अच्छा होना चाहिए, तो इससे बच्चे आएंगे। तो क्यूरियासिटी बच्चों की हो, फिर क्रिएटिविटी की सुविधा हो, और उसका कमिटमेंट हो संस्था का भी और समाज का भी, कि बिना शिक्षा के उन्नयन नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। संस्थानों में शिक्षा के लिए कुछ खास चीज़ें होती हैं। एक तो सेंस ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, सेंस ऑफ डिस्कवरी होनी चाहिए, सेंस ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, इतनी चीज़ों की व्यापक छूट होनी चाहिए और मंच होना चाहिए, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से आएंगे। आज की दुनिया में, जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, ज़्यादा आवश्यक है कि शिक्षा ज्ञान परक भी हो और रोजगार परक भी हो। हमारे यहाँ संजीव जी बैठे हैं, बहुधा अपने वक्तृता में सुनाते भी रहते हैं। विदुर नीति है, उसमें सुख के 6 उपाय बताए गए हैं, जिसका आखिरी उपाय इस नई शिक्षा नीति से संबंधित है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खंडजीव लोकस्य सुखानि राजन। उसका जो 6वां सूत्र है कि विद्या अर्थकरी होनी चाहिए, अर्थात इससे आजीविका मिले। इसलिए अब जो नई व्यवस्था आई है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ये उसी का विधान करती है कि आजीविका के प्रति व्यक्ति आश्वस्त हो जाएगा तो शिक्षण संस्थान में अवश्य जाएगा। एक और उपाय है इसको बढ़ाने के लिए, शिक्षण संस्थान जिस परिवेश में अवस्थित हों वहाँ आंचलिक आवश्यकताएं और अपेक्षाएं क्या हैं। जैसे हम जनजातीय क्षेत्र में हैं तो यहाँ वनोपज को लेकर के अच्छा कार्य हो सकता है, वनोपज आधारित स्किल डेवलपमेंट का विधान हो सकता है। तो ऐसे में लोगों की रुचियां बढ़ेंगी, आसपास के लोग आएंगे। फिर जो अनुसंधान हमारे यहाँ होंगे, प्रयोगशालाओं का स्तर हम मान रहे हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो जाएंगे, तो दुनिया भर के विद्यार्थी आएंगे और इससे यह जो GER है इसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आज भी कोई गार्जियन ऐसा नहीं है जो ऐसा न सोचता हो कि उसका बालक या बालिका अच्छे शिक्षण संस्थान में जाए जहां बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो। अभी भी गुणवत्ता के प्रति समाज का आग्रह है। अगर शिक्षण संस्थान में गुणवत्ता का विशेष विधान है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी आएंगे। जो अभी बाहर जा रहे हैं वहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी होगी या अनुमानित है, जैसे आभासी दुनिया की तरह, तो आभासी योजना है बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी शिक्षा तो अपने देश में है, जिससे अपने समाज का विकास होगा, अपने राष्ट्र का विकास होगा, व्यक्ति का स्वयं विकास होगा। यह शिक्षा नीति तो सर्वोन्नति की नीति है, व्यक्ति का भी विकास है, समाज का भी विकास है, राष्ट्र का भी विकास है, मनुष्यता का विकास है। तो ये सारी योजनाएं अगर लाई जाएं तो निश्चित रूप से यह GRE बढ़ेगा। जी सर, आपने मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात की है, तो
तो मेरा प्रश्न अब प्रोफेसर संजीव से है कि ये पहले प्रश्न करूं, मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे पास उत्तर आ जाए, इसलिए जितने कम शब्दों में आप हमें जितनी बातें बता देंगे वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बातें मैं आपका लेना चाहती हूँ, आपके उत्तर लेना चाहती हूँ। प्रोफेसर त्रिपाठी सर, उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य की क्या पहचान होनी चाहिए, किसे हम कहेंगे ये उत्कृष्ट लेवल का स्तर का अनुसंधान? देखिए, आजकल वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में समादृत हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बहुधा ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान तीनों पर बल देते हैं। और हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री जी निरंतर इसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि यूनेस्को का ध्येय है सतत विकास, इसके लिए इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अनुसंधान पर विशेष ध्यान देना आजकल उच्च शिक्षण संस्थानों का दायित्व बन गया है। उत्कृष्ट अनुसंधान के कुछ मानक होते हैं। पहला मानक तो होता है कि उसकी मौलिकता होनी चाहिए। दूसरा मानक होता है कि उसकी उपादेयता होनी चाहिए। और तीसरा उसका मानक है कि ग्राह्यता होनी चाहिए। एक शब्द चलता है हमारे यहाँ, फ्रॉम लैब टू लैंड, कि जो प्रयोगशाला में शोध हो रहे हैं वह भूतल पर दिखलाई दें। ये प्रमुख मानक हैं। साथ ही ज्ञान परक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, इसमें तथ्य आधारभूत होने चाहिए और इसमें अकाउंटेबिलिटी पूरी होनी चाहिए कि हम इसके प्रति अकाउंटेबल हैं, जो हमने किया है वह कितना उपयोगी है, कितना सार्थक है और कितना मेरा है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि इस शोध के माध्यम से आगे शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम क्या दे रहे हैं, संदेश और सामग्री। इसे हम गुणवत्ता परक शोध कार्य कहते हैं या उत्कृष्ट अनुसंधान कहते हैं। इसमें संग्रहण पर विशेष बल होता है। उसके पहले हाइपोथेसिस देखनी चाहिए, एरिया कंसर्न स्पेसिफिक है अथवा पर्सन कंसर्न स्पेसिफिक है अथवा मटेरियल कंसर्न स्पेसिफिक है। ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। विशेष करके आज की दुनिया में अनुसंधान के माध्यम से ही हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। संकल्प इसका पहला आधार है और सिद्ध इसका अंतिम आधार है। और इसके बीच की जो प्रक्रिया है, तथ्य संकलन, वर्गीकरण और उसकी व्याख्या, इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। और सिस्टमेटिक होना ही इसे वैज्ञानिक आधार देता है। तभी इसमें निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं और जो भविष्यवाणी कर सकते हैं वह यथार्थ पर दिखता है, अर्थात लक्ष्योन्मुखी भी होना चाहिए। इतना सब ध्यान रखा जाए तो कोई भी शोध कार्य उत्कृष्ट शोध कार्य हो जाता है। उत्कृष्टता का अवलंब सामयिक होता है और परिवेश जनित और परिस्थिति जनित होता है। हमें इसमें भी इसका ध्यान रखना होता है। लेकिन उत्कृष्ट अनुसंधान वह है जो स्वीकार्य हो और बहुत दिनों तक जिसका प्रभाव हो। उसमें प्रामाणिकता भी होनी चाहिए और प्रभावोत्पादकता भी होनी चाहिए। इतनी चीजें जब मिलती हैं तो ऐसे अनुसंधान को उत्कृष्ट अनुसंधान कहा जाता है। धन्यवाद सर। ये हम लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वो पूछिए सीमा जी। जी सर, मैं माफी चाहती हूँ, आप लोगों को बहुत तकलीफ कर दे रही हूँ, पर ये मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि आपकी दृष्टि में किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को उचित स्थान पर पहुंचाने में उत्कृष्ट नेतृत्व की क्या भूमिका होगी? सबसे ज्यादा भूमिका उसी की होती है, नेतृत्व की। एक तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेतृत्व को सफल बनाने के लिए। उसे विजन भी होना चाहिए, उसके विजन के आधार पर ही संस्था का विकास होता है। और फिर उसका मिशन कैसा है, तो मिशन और विजन दो लेकर के लीडरशिप को चलना होता है और इसमें सबका सहयोग लेना होता है, फैकल्टी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर स्टूडेंट्स का, उस एरिया में रहने वाले लोगों का। उसकी सक्रियता के आधार पर ही अन्य लोगों की सक्रियता तय होती है।
तो इसलिए लीडरशिप जैसा विजन लेकर के चलेगा, जितना ज़्यादा सक्रिय होगा, जितना ज़्यादा अपने सहयोगियों में उत्साह भरेगा, मनोबल उनका ऊंचा करेगा, उतना ही ज़्यादा संस्था के हित में होगा। इसलिए एक संस्था को शिखर पर ले जाने में नेतृत्व की भूमिका प्रमुख होती है। आज आप देख रही हैं कि राष्ट्र किन ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग किस तेजी से आगे बढ़े हैं। अदृश्य विषाणु ने दुनिया की सारी गतिविधियों को अवरुद्ध कर दिया, मंद कर दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम रुके नहीं, हम थके नहीं। इसके पीछे लीडरशिप थी माननीय शिक्षा मंत्री जी की। तो हर क्षेत्र में लीडरशिप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और शिक्षण संस्थान में विशेष रूप से, क्योंकि हम वर्तमान का आधार तैयार करते हैं और भविष्य के रचनाकार की रचना करते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा मिशन और हमारा विजन ये सबको साफ साफ दिखे, इसका बोध सबको हो। हमारी सक्रियता, हमारा नेतृत्व विश्वविद्यालय के लिए होता है, विश्वविद्यालय परिवार के लिए होता है, और अंततः समाज और राष्ट्र के लिए होता है, क्योंकि विकास की इबारत शिक्षा के माध्यम से ही लिखी जाती है, और इसमें नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर, मैं आपसे थोड़े बहुत ही कम शब्दों में आपका थोड़ा समय और चाहती हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो है एकेडमिक क्रेडिट बैंक की। इसमें इस पॉलिसी में एकेडमिक क्रेडिट बैंक की बात की गई है, तो इसको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है? इसे आप जान लें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का श्री गणेश किया था, और उसमें डिजी लॉकर की बात आई थी, और विशेष करके अब पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। अब इसे हमने नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी समाहित कर लिया है। अभी हम लोग चर्चा में बता रहे थे मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के बारे में, कि विद्यार्थी को 1 साल अगर वो पढ़ता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिल जाती है, 2 साल अगर पढ़ता है तो एडवांस डिप्लोमा का उसे मिल जाता है, और 3 साल पढ़ता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, 4 साल के बाद पीजी, और फिर वो रिसर्च में चला जाता है। हर स्तर पर उसे छोड़ने की भी व्यवस्था है। सर्टिफिकेट करके अगर उसके अनुकूल कहीं नौकरी मिलती है, जा सकता है, डिप्लोमा करके नौकरी मिलती है, जा सकता है, डिग्री के बाद नौकरी मिलती है, जा सकता है। लेकिन वह पुनः हर स्टेज के बाद अगर आना चाहे, सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ विद्यार्थी या जिज्ञासु वह डिप्लोमा कर सकता है, डिप्लोमा किया हुआ विद्यार्थी या जिज्ञासु ग्रेजुएशन कर सकता है, ग्रेजुएशन किया हुआ विद्यार्थी या जिज्ञासु पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च की सुविधा होगी। लेकिन अब पहले था कि एक बार छूट गई परीक्षा तो आके फिर से पढ़ना होता था। इसमें ऐसा नहीं है। पहले साल का क्रेडिट उसका क्रेडिट बैंक में जमा होगा, मतलब उसमें अंकित हो जाएगा, क्योंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारे कार्य हो रहा है। जब वो आएगा पढ़ने के लिए तो दूसरे साल में जाएगा, और पहले साल का क्रेडिट दूसरे साल में जुड़ जाएगा। अगर 2 साल करके गया है, तीसरे साल में आएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो ये 2 साल के क्रेडिट उसके तीसरे साल में जोड़ दिए जाएंगे। इस तरह उसकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। हमने उसे अध्ययन के लिए विषय विकल्प दिया है, अब हमने प्रोफेशन विकल्प भी दे दिया कि एक आदमी एक ही प्रोफेशन से बंध के न रह जाए। सर्टिफिकेट कोर्स किया है, कोई प्रोफेशन में गया, इच्छा हो गई दूसरे प्रोफेशन में जाए, डिप्लोमा कर लेगा, फिर इच्छा हुई हम तीसरे प्रोफेशन में जाए, डिग्री कर लेगा, फिर इच्छा हुई रिसर्च के माध्यम से कहीं और जाए तो आके वह पीएचडी कर लेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो उसने अध्ययन किया है, जो समय बिताया है, जो क्रेडिट मिला है, वह एकेडमिक क्रेडिट बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, और जब भी आएगा उसका लाभ उसे मिल जाएगा। यह एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, क्योंकि शिक्षा आजीवन चलती रहने वाली प्रक्रिया है, और यह शिक्षा नीति उसे मान्यता देती है। इस क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से उसे निरंतर पढ़ने का और बढ़ने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद सर, बहुत कम शब्दों में आपने बताया, और ये छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा नीति में क्रेडिट सिस्टम की कैसे इसको समाहित किया गया है और इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। धन्यवाद सर आपका। मैं